मोहतरम टीचर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है ब्लूम टेक्सोनॉमी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम असातिज़ा, क्या कभी आपने ऐसा किसान देखा है जो खेत में बहुत मेहनत कर रहा हो, लेकिन वो खेत की हालत को संवारने की बजाय बिगाड़ रहा हो? आप उस किसान के मतलब क्या कहेंगे? हमारे एजुकेशन में अक्सर असातिज़ा सारी सारी उम्र यही काम करते हुए गुजार देते हैं। अपनी तरफ से वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जो काम वो कर रहे होते हैं उसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा होता है। मसलन हमारे बहुत सारे असातिज़ा जो हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, याद करवाते हैं, बच्चे बहुत सारे मार्क्स अच्छे अच्छे ले लेते हैं। असातिज़ा समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्होंने हो सकता है बच्चे का बेड़ा गर्क कर दिया हो, क्योंकि अल्लाह करीम ने जो सलाहियतें बच्चे को वदीयत की थीं, जिनकी नशोनुमा करने का टीचर पे फ़र्ज़ आयद था, वो फ़र्ज़ पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि टीचर को ये पता ही नहीं था कि हमने बच्चों की किन किन सलाहियतों की नशोनुमा करनी है। टीचर को बस यही पता था कि किताब में जो लिखा है ये बच्चे को रटवाना है, याद करवाना है और मार्क्स दिलवाने हैं। तालीम इसका बिल्कुल भी नाम नहीं है। आज से बहुत साल कबल 1948 में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, जो कि नुमाइंदा तंजीम थी माहिरीन नफ्सियात की, उसने एक बंदे को एक टास्क दिया, एक ग्रुप बनाया और उसका हेड जो था वो बेंजामिन ब्लूम था। ये बंदा बड़ा पढ़ा लिखा था और एक मुल्क में वज़ीर था। इसकी काबिलियत मुसलमा थी, जहानत मुसलमा थी, और उसको टास्क दिया गया कि तालीम के शोबे में, तालीम की डोमेन में, एजुकेशन की फ़ील्ड में आप मकासद, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स पे काम करें और हमें बताएं कि तालीम किस तरह की होनी चाहिए, इसके मकसद क्या होने चाहिए। चुनांचे बेंजामिन ब्लूम ने अपनी टीम के साथ मिलकर अगले 8 साल बेतहाशा काम किया। उसने सेमिनार्स किए, उसने डिस्कशंस की, उसने इंटरव्यूज़ किए। बड़े बड़े जो माहिरीन नफ्सियात थे, फिलंथ्रापिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, हुकूमत के ज़ुअम्मा थे, लीडर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, और 8 साल के बाद उसने एक ऐसा काम पेश किया 1956 में, जो आज तक, यकीन करिए, आज तक बिल्कुल कोई बंदा उसमें किसी चीज़ का ना इजाफा कर सका है, ना उसमें से कोई चीज़ निकाल सका है। पिछले 50 साल में कहते हैं कि दुनिया इतनी बदली है जितनी पिछले 4000 साल में नहीं बदली। लेकिन बेंजामिन ब्लूम की 1956 की दी हुई टेक्सानोमी, टेक्सानोमी मीन ग्रुप बंदी, क्लासिफिकेशन, यानी दर्जाबंदी की उसने कुछ सलाहियतों की, तो उसमें कोई बंदा इजाफा और कमी नहीं कर सका। हाँ, ये किया कि थोड़ा सा ये कर दिया कि जी ऊपर वाले दर्जे को नीचे कर लें, नीचे वाले को ऊपर कर लें। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट हैज़ बीन चेंज्ड, बट इट इज़ एक्सेप्टेड बाय सम एंड इट इज़ रिजेक्टेड बाय मैनी। तो वो भी अभी कह लें कि एक डिबेट में है। तो इब्तिदा में इंसानी जो ज़िंदगी थी, इंसानी जो शख्सियत थी, उसके सिर्फ 2 पहलुओं पे बात की जाती थी, यानी माइंड और बॉडी। लेकिन आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले एक तीसरा एलिमेंट भी दाखिल हो चुका था, जिसको हम कह सकते हैं हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, यानी अफेक्ट। तो ब्लूम ने 3 डोमेन्स में, यानी इंसानी शख्सियत के 3 पहलुओं पे काम किया। एक उसने सोचों पे काम किया, एक उसने फीलिंग्स पे काम किया, और एक उसने जिस्म पे काम किया। लेकिन जो पॉपुलर हुआ वो जहानत का और सोचों वाला पहलू था, जिसको कोग्निटिव डोमेन कहते हैं। फीलिंग्स वाली जो डोमेन थी हमारी, उसको अफेक्टिव डोमेन का नाम मिला, और जो जिस्मानी थी उसको साइकोमोटर डोमेन का नाम दिया गया। सबसे शानदार काम जो था वो कोग्निटिव डोमेन पे हुआ, जो बेंजामिन ब्लूम ने किया। और कोग्निशन का मतलब है हमारी सोचें, हमारी जहानत। तो
बेंजामिन ब्लूम ने कहा कि अगर आप बच्चों को ज़हीन बनाना चाहते हैं तो ये स्टेप्स हैं। उसने 6 कैटेगरीज बनाई, 6 ग्रुप्स बना दिए, क्लासीफाई कर दिया ज़हनी सलाहियतों को 6 ग्रुप्स में, और उसने एक गाइडलाइन दे दी तमाम दुनिया के लोगों को कि अगर आप बच्चों को ज़हीन बनाना चाहते हैं तो ये स्टेप्स जो हैं ये आपको लेने पड़ेंगे, और अगर आप ये स्टेप्स नहीं लेंगे, अंधाधुंध काम करेंगे, तो ये बिल्कुल मुमकिन है, ये मैं बात बहसीत साइकोलॉजिस्ट एजुकेशनिस्ट कर रहा हूँ, कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप बच्चे की ज़हानत को कम कर दें। आप मेहनत तो भरपूर कर रहे होंगे, बच्चा भी भरपूर मेहनत कर रहा होगा, लेकिन फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस बंदे को ब्लूम्स की टेक्सानोमी नहीं आती उसको टीचर नहीं होना चाहिए। ये टेक्सानोमी जो है, और ख़ास तौर पे ये जो कॉग्निटिव डोमेन है, यानी ज़हानत को बढ़ाने वाली जो दर्जाबंदी है, जो इंसानी सोच ज़हानत से मुतल्लिक़ जो उसने ग्रुप बनाया, कैटेगरी बनाई, जिसके के 6 आगे उसने ग्रुप्स बनाए, जिसके अंदर अगर ये 6 चीज़ें किसी टीचर को नहीं पता और उसकी फिंगर टिप्स पे नहीं है, और उससे इतनी याद नहीं है कि उसको रात को सोते में हिला के उठाएं और उससे पूछें ब्लूम ने कौन सी 6 सलाहियतों का जिक्र किया, तो वो ज़रूर बताए, तो मैं समझता हूँ फिर उसको पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बच्चे की सलाहियतों को कुंद कर रहा होगा, डेवलप नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं कि ब्लूम ने किन 6 ज़हनी सलाहियतों का जिक्र किया जिन पे चल के एक इंसान, एक बच्चा जो है वो बहुत ज़हीन बन सकता है और ज़िंदगी के मैदान में कामयाब हो सकता है। तो कोग्निटिव डोमेन में सबसे नीचे जो कैटेगरी है उसको ब्लूम ने नॉलेज का नाम दिया, लेकिन आजकल हम उसे इन्फॉर्मेशन के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि 70 साल में टर्मिनोलॉजी भी चेंज हो गई। तो कोई नॉलेज बोले या इन्फॉर्मेशन बोले, ये एक ही बात गिनी जाएगी, लेकिन आज नॉलेज के मानी वसी हैं। उस दौर में नॉलेज के मानी थे इन्फॉर्मेशन देना किसी को, यानी किसी को किसी चीज़ के बारे में बता देना। जैसे मैं अगर आपको ये कहूँ कि किताब को जापानीज़ में किचुखाक बोलते हैं, और आपको ये पता ही नहीं, मैं आपको समझाता ही नहीं कि किचुखाक का प्रॉपर मतलब क्या है, इसका माखज़ क्या है, ये कहाँ से आया लफ्ज़, तो सिर्फ किसी चीज़ के नाम को याद कर लेना ये इन्फॉर्मेशन है। जैसे आपने और मैंने आयतुल कुर्सी याद की हुई है, तो हमें इसका मतलब और मफ़हूम बिल्कुल नहीं पता, इसकी शान नज़ूल नहीं पता, इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से इसको बहुत अहम करार दिया गया, हमें बिल्कुल नहीं पता। तो अगर हमें किसी चीज़ का सिर्फ नाम पता हो और उसकी बाकी मालूमात हमारे पास ना हो, समझ बूझ ना हो, तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है। इसकी मिसाल एक और देता हूँ एजुकेशन के शोबे से। फसल क्या होती है, तो बहुत सारे लोगों को फसल का नहीं पता। सतह मुर्तफ़ा क्या होती है, प्लेटू बोलते हैं जिसको, तो मैं अगर ये पूछूं कि आपने सतह मुर्तफ़ा देखी है तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो हमने लफ्ज़ पढ़ा सतह मुर्तफ़ा, हम लफ्ज़ फसल भी बोलते हैं, लेकिन हमें इनके मानी और मफ़हूम नहीं पता। तो ऐसा इल्म, ऐसी मालूमात जिनका मानी और मफ़हूम हमें सही पता ना हो, ये इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में आएंगी। और मज़े की बात यह है कि जो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर इल्म स्कूल्स में दिया जाता है वो इन्फॉर्मेशन की हद तक दिया जाता है। बच्चे को चीज़ याद करा दी जाती है, पढ़ा दी जाती है, बच्चे को समझ आए ना आए उसने रट्टा लगाना है, याद करनी है, और इम्तिहान में जाके जिसको कहते हैं उल्टी कर देनी है या उगल देनी है या लिख देनी है, पता उसको कुछ नहीं होता, रट्टे अंधाधुंध रट्टा बग़ैर सोचे समझे। तो हमारी ज़्यादातर तालीम, मैं कहता हूँ 70-80% तालीम इसी तरह की है। और मैं इससे अब आगे की बात भी करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है आज के दौर में? और मैं कहता हूँ कि ये जो हज़रत गूगल हैं, सारी इन्फॉर्मेशन तो इनके पास स्टोर है। तो सोचिए कि क्या हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्या रट्टों की ज़रूरत है? हमें तो इससे ऊपर के जो दर्जे हैं उन पे जाना चाहिए। तो अगर आप किसी बच्चे से कोई मालूमात लेते हैं तो समझिए आपने सबसे 3rd क्लास काम किया है। अगर आपने बच्चे को कोई चीज़ समझाए बग़ैर याद करा दी है
तो समझें आपने सबसे हल्का काम किया है, बहुत लो लेवल का काम किया है। अब अगले स्टेप पे जाइए, कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग। उस वक्त अंडरस्टैंडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता, आज भी इस्तेमाल होता है, एक ही माने हैं, यानी समझ बूझ। तो अगर आपने बच्चे को कोई चीज़ अच्छी तरह से समझा के पढ़ाई है, सिखाई है, तो आप अगले दर्जे पे पहुंच गए हैं। यानी आपने उसका मतलब भी बता दिया, सियाक़ो सबाक़ बता दिया, उसका माखज़ बता दिया। तो ये जब चीज़ें आप बताते हैं तो फिर समझिए कि वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे पहुंच गया। ये लेवल पहले लेवल से ऊपर है, लेकिन अभी भी हल्का लेवल है। ब्लूम ने कहा कि 2 लेवल्स हैं। ये 6 चीज़ें जो हैं, ये 6 सलाहियतें जो हैं, इनको उसने 2 ग्रुप्स में तकसीम किया। मज़ीद नीचे वाली जो 3 थी उसने कहा जी ये लो लेवल की हैं, और जो ऊपर वाली 3 है ये हाई लेवल की हैं। तो हम इंफॉर्मेशन के लेवल से तो ऊपर आ गए हैं, लेकिन अभी भी हम कोई बहुत अच्छे लेवल पे नहीं, क्योंकि समझ बूझ से भी सारे काम नहीं चलेंगे। समझ बूझ से कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन बहुत सारे काम नहीं चलेंगे। तो चीज़ों को तफसील से बयान कर देना, उनकी तशरीह बयान कर देना, उनको अपने अल्फाज में बयान कर देना, ये कॉम्प्रीहेंशन के मानों में, अंडरस्टैंडिंग के मानों में आता है, जिसमें बच्चे को समझ होती है जो उसने याद किया होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ़सल के मानी मफ़हूम क्या है। तो फ़सल एक मौसमी पौधा है जो एक ख़ास मौसम में होगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा या हम ख़त्म कर देंगे। इसी तरह से जो सतह मुर्तफ़ा है वो ऐसी ज़मीन को कहते हैं जिसमें कुछ पहाड़ी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हों और कुछ मैदानी इलाका भी हो, कुछ पहाड़ी इलाका और कुछ मैदानी इलाका मिक्स हो। और ये आप जो ही झेलम से आगे निकलते हैं पिंडी की तरफ, तो ये सारा जो इलाका है ये सतह मुर्तफ़ा ही है, प्लेटू ही है। अब हम में से हर कोई पिंडी गया हुआ है, लेकिन चूंकि उस्ताद ने जो पढ़ाया था उसको प्रॉपर समझाया नहीं था, तो हमने लफ्ज़ तो याद कर लिया सतह मुर्तफ़ा, लेकिन हमने कभी भी उस एंगल से चीज़ों को, इलाके को, जगहों को देखा ही नहीं है। तो हमें सतह मुर्तफ़ा का पता ही नहीं, हालांकि सतह मुर्तफ़ा से हम शायद कई दफ़ा हो के आ चुके हों। तीसरी जो कैटेगरी ब्लूम ने बताई वो थी एप्लीकेशन की, कि आपने जो सीखा उसको अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल किया कि नहीं किया। और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे हमारी एजुकेशन का जनाजा निकल जाता है, स्कूलिंग का। स्कूल में जो तालीम दी जाती है वो फौत हो जाती है, क्योंकि एप्लीकेशन हमें शायद ही किसी कॉन्सेप्ट की सिखाई जाती हो। हम धक्के खा के शायद ख़ुद तो सीख लें, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का टीचर को पता ही नहीं होता कि अमली ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल कराना है। मिसाल देता हूँ ख़ास तौर पे मैथ की, कि ज़ाफ़कल जो है, एलसीएम जिसको बोलते हैं, इस तरह से एचसीएफ जो है, ये अमली ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आप अपने मैथ के टीचर जो हैं, अपने उस्ताद, आप उस्ताद हैं तो उस्तादों के जो उस्ताद हैं उनसे भी जाके पूछिए, तो मुझे पूरा यकीन है 99% जो टीचर्स हैं, हाँ शायद वो एमएससी मैथमेटिक्स हों, बीएससी मैथमेटिक्स हों, शायद उन्हें पता नहीं होगा कि अमली ज़िंदगी में एलसीएम और एचसीएफ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक वर्कशॉप में ये जानने का मौका मिला, लेकिन मेरा कोई 60-70 हज़ार रुपया लगा इस एक सवाल का जवाब लेते हुए। एक लंबी कहानी है, फिर किसी को सुनाऊँगा। तो जो पढ़ा उसको अमली ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी मिलती जुलती सिचुएशंस में कैसे इस्तेमाल करना है। मसलन ये आपने एक असूल पढ़ लिया कि सच बोलना अच्छी बात है, अब इसको कहाँ कहाँ पे, किन किन सिचुएशन में किस किस तरह से अप्लाई करना है, और कौन सी एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे कि आप झूठ बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप इस एप्लीकेशन वाले स्टेप पे बच्चे को सिखाएंगे। और ये मैं समझता हूँ फ़र्ज़ है, क्योंकि ये जो नीचे वाला ग्रुप है उसका ऊपर वाला हिस्सा है जो तीसरा है, और इसके ये करेंगे तो फिर हम ऊपर चढ़ेंगे। अच्छा, ब्लूम कहता है कि ये स्टेप बाय स्टेप है, और अक्सर चीज़ें आप इसी स्टेप बाय स्टेप में देखेंगे कि बच्चा पहले एक चीज़ सीखेगा, इन्फॉर्मेशन के लेवल पे जाएगा, फिर कॉम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जाएगा, फिर एप्लीकेशन के लेवल पे जाएगा। कभी कभी ये तरतीब टूटती भी है, लेकिन अक्सर जगहों पे, अक्सर मामलात में ये तरतीब इसी तरह से चलती है। अब एप्लीकेशन होगी तो आगे फिर हम एनालिसिस पे जा सकेंगे, जो कि चौथा कदम है, और ये हायर लेवल स्टेप है। ये पहला स्टेप है
जो हायर लेवल का है। और देखिए कि इस स्टेप तक पहुँचते पहुँचते हमारी तालीम, हमारी स्कूलिंग, हमारी टीचिंग वो ख़त्म है, क्योंकि एप्लीकेशन हम सिखा ही नहीं रहे होते। हमारा ज़्यादातर फोकस होता है बच्चे को पढ़ाना और समझाना। और मुझे याद है अच्छी तरह से, जब मैं पढ़ता था तो हमारा वो टीचर बहुत अच्छा, सबसे बेहतरीन समझा जाता था, जो क्लास से निकल के ये कहता था कि प्रिंसिपल साहब जाएं, जाके देख लें, मेरे हर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराना कौन से कैटेगरी में है, कौन से दर्जे पे है? कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग के दर्जे पे। तो अपनी तरफ से टीचर ने पूरा काम कर लिया, लेकिन ब्लूम कहता है कि जाओ, तूने 3rd क्लास काम किया। तो क्या हम 3rd क्लास काम करेंगे लर्निंग जोन में? अगर हम लर्निंग जोन के साथ मुंसलिक हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि आप बेहतरीन काम करें, आप ये चीज़ें सीखें। तो एनालिसिस, तज्ज़ी करना, यानी चीज़ों को तोड़ तोड़ के डिटेल में जाके देखना, अज्जा में जाके देखना। आप तज्ज़ी करते होंगे, यानी अज्जा में मसावातों को, चीज़ों को, फार्मूलाज को मैथ में देखते होंगे। जब हम अज्जा में किसी रेसिपी को देखते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो आप समझिए तज्ज़िया कर रहे होते हैं। यानी हम आपस में जो सिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, वो देख रहे होते हैं। फ़र्क मालूम करना, कंपैरिजन करना, मुआजना करना, ठीक है। और प्रोसीजर जो हैं, प्रोसेस जो हैं, किसी भी फंक्शन के, किसी भी चीज़ के फंक्शंस को देखना। मसलन कोई मशीन है, वो कैसे काम करती है, उसका कौन सा पुर्जा किस तरह से काम करता है, ये देखना। अगर किसी ने कोई थ्योरी दी है, उसके अज्जा में जाना, उसकी डिटेल में जाना, उसके एक एक पॉइंट को देखना, ये एनालिसिस है। एक चीज़ का मुआजना करना, एक तसव्वुर का, एक कॉन्सेप्ट का, एक थ्योरी का दूसरी थ्योरी के साथ, दो चीज़ों की आपस में मुख्तलिफ जो राय है लोगों की, उसको देखना, उसकी डिटेल में जाना, ये सारा कुछ जो है ये एनालिसिस में आएगा। और ये वो हिस्सा है, ये वो कैटेगरी है, ये वो दर्जा है जो हायर लेवल का दर्जा है। यानी यहाँ पे इंसान की नशोनुमा, इंसान की जहानत की नशोनुमा बहुत शानदार होती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हमने ऐसे सवालों को जिनमें कंपैरिजन करने के लिए कहा जाता है, वो भी रट्टे लगवा दिए। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे बच्चे से रट्टा नहीं लगवाना। आपने कोई भी चीज़ पढ़ानी है तो आप उसके फ़ायदे नुकसान पूछ लीजिए। मसलन आपने सेब ही पढ़ाना है तो आप उसके फ़ायदे नुकसान पूछिए। आप ये पूछिए कि सेब और किन्नू में क्या फ़र्क है, सेब और केले में क्या फ़र्क है। तो जब आप डिफरेंसेस ढूंढवाएंगे बच्चे से, तो बच्चे की ये जो एनालिसिस की सलाहियत है, इसकी नशोनुमा हो रही होगी। फिर आप ये पूछिए कि सेब में और किन्नू में कॉमन चीज़ें कौन सी हैं, कॉमन बातें कौन सी हैं, मुश्तरक चीज़ें, सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। तो ये और ज़्यादा बेहतर उसकी जहानत की नशोनुमा होगी। और मुझे मिस तिमनत याद आ रही हैं, मैं सारी ज़िंदगी उनका शुक्रगुजार रहूँगा। हमारी साथी थी, कई साल उन्होंने हमारे साथ काम किया। उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी सी मिसाल दे दी। उन्होंने कहा, शकूर साहब ये एक मिसाल लें और सारी ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा दें। तो मैंने कहा वो क्या है? उन्होंने कहा जी पेन। उन्होंने कहा अगर हम ये जो पेन है इसका किसी बच्चे को नाम बता दें और ये ना बताएं कि ये करता क्या है, सिर्फ उसको नाम याद करवा दें, ये दिखाएं और नाम याद करवा दें कि इसको पेन कहते हैं, तो ये कौन सा लेवल होगा? इंफॉर्मेशन का लेवल। अब हम उसे बताएं कि ये लिखता है, हम उसके सामने लिखें और उसको समझा दें, उसको बता दें, उसको समझ आ जाए कि ये लकीरें लगाता है, इससे कुछ अल्फाज भी लिखे जाते हैं। तो जब हम लिखेंगे तो उसको समझ आ जाएगी कि पेन किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और उसको इसकी समझ आ जाएगी। तो ये कॉम्प्रीहेंशन का लेवल आ गया, अंडरस्टैंडिंग का लेवल आ गया। फिर हम बच्चे से कहते हैं कि लो आप लिखो, वो इससे लिखता है, तो ये एप्लीकेशन का लेवल आ गया। फिर हम इसको खोलते हैं और बच्चे को इसके अज्जा के बारे में बताते हैं कि इसके आगे बॉल है, एक पीछे स्याही है, उसकी वो जो लंबी सी होती है पाइप सा जो इसके अंदर है। तो ये जब चीज़ें बताते हैं, खोल खोल के बताते हैं, उसको दिखाते हैं, उसको सिखाते हैं इसको खोलना, तो ये क्या हुआ? एनालिसिस हो गया कि हमने अज्जा में चीज़ों को देखा, समझा और उनके बाहमी ताल्लुकात को, यानी जो रिलेशंस हैं उस बॉल का स्याही के साथ, उस बॉल का उस लंबे पाइप के साथ, राडनुमा जो पाइप है अंदर छोटा सा, नली जिसको बोलते हैं,
कि उसके अंदर ये घूमता कैसे है, रगड़ को उसने कैसे कम किया है। ये सारी चीज़ें जब फंक्शंस उसके बारीकी में जाके समझाएंगे तो ये क्या हुआ, एनालिसिस हो गया। अब इसके अगला स्टेप जो ब्लूम ने बताया वो था क्रिएटिविटी। वो कहता है कि एनालिसिस करोगे तो क्रिएटिव बन सकते हो, अगर आप एनालिसिस नहीं करते क्रिएटिव बन ही नहीं सकते। कैसे क्रिएशन करेंगे? क्रिएशन है क्या? ये कोई बिल्कुल नई चीज़ पैदा करना नहीं है, ये कोई ऊपर से नहीं चीज़ उतरनी। इन्हीं अज्जा को नए अंदाज से और ऐसे अंदाज से जोड़ना, उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करके या कम करके कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, इसकी कारकर्दगी बेहतर हो जाए, तो ये क्या होगा, ये होगी क्रिएटिविटी। ऐसे राइटिंग जो है, मजमून नवीसी, ये क्रिएटिविटी है। किसी चीज़ को मुख्तसर करके डिटेल से लिख देना, अपनी राय देना और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड ऑन करना, ये भी क्रिएटिविटी है। तो जब हम चीज़ों में इजाफ़ा और तरमीम करते हैं तो ये क्रिएटिविटी है। जब हम अपने ख़यालात का मुनज़्ज़म अंदाज से इजहार करते हैं तो ये क्रिएटिविटी है। लेकिन दो चीज़ें याद रखनी है क्रिएटिविटी में। नंबर एक कि ये फ़ायदेमंद होगी, ठीक है, और इंसानी जो ज़िंदगी है उसके लिए फ़ायदेमंद होगी और पहले से बेहतर होगी, इकनॉमिकल भी होगी। तो एफिशिएंसी का लफ्ज़ मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया कि कम टाइम में ज़्यादा फ़ायदा दे। तो आप देखिए कि दुनिया की जितनी भी इजादात हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। तो यूज़फुलनेस जो है ये बड़ी अहम है क्रिएटिविटी में। नयापन यानी न्यूनेस और यूज़फुलनेस, ये दो चीज़ें होंगी तो हम क्रिएटिविटी बोलेंगे। और अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो हम कहेंगे कि ये फ़ायदेमंद नहीं, ये क्रिएटिविटी नहीं है। तो क्रिएटिविटी से मुराद उन्हीं अज्जा को नए अंदाज से फ़ायदेमंद अंदाज से जोड़ना है जिससे कारकर्दगी में बेहतरी आ जाए। अब गौर कीजिए, हमारे टीचर ने हमें मज़मून लिखना सिखाया था या कि मज़मून को रट्टा लगवाया था? तो आपको याद होगा कि हमारे टीचर ने मज़मून लिख के दिया और कहा जी रट्टा लगा लो। और मुझे एक स्कूल में पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ, वो साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बड़े मेहनती टीचर थे, मजहबी, माथे पे मेहराब, बड़ी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते थे, 5वीं जमात के बच्चों को। और बाई चांस हम बैठे हुए थे उनकी क्लास के बाहर धूप में और उनकी क्लास छत पे थी, तो उन्होंने बच्चों को बाहर बुलाया, 5वीं जमात के बच्चों को, और कहा कि ये मैंने जो आपको मज़मून लिखवाया है, माई स्कूल का मज़मून, ये मुझे 3 दफ़ा मरे कॉलेज जाना पड़ा और वहाँ के प्रोफेसर से मैं लिखवा के लाया हूँ। अब गौर कीजिए, 5वीं जमात के बच्चे, मरे कॉलेज का प्रोफेसर, उसने मज़मून लिखा हुआ है और टीचर क्या कह रहा है कि मैंने बड़ी मेहनत की है, अब आपने इसको याद करना है, आपके पास 3 दिन है, जो याद नहीं करेगा उसकी खूब ठकाई होगी। और 3 दिन बाद वाकई डंडा चल रहा था, बच्चों को मार पड़ रही थी और सारे के सारे बच्चे वो बहुत अच्छे लेवल का मज़मून, हाई लेवल का, अपने से कहीं ऊपर वाले लेवल का मज़मून याद कर रहे थे और उन्होंने याद कर लिया, उन्होंने मार्क्स भी बड़े अच्छे ले लिए। लेकिन क्या उनकी तख्लीकी सलाहियत की नशोनुमा हुई? गौर कीजिए, जब हमने मज़मून लिख के बच्चे को दे दिया, याद करवा दिया, उससे लिखवा लिया, हरफ बेहरफ उसने वही छाप दिया जो हमने उसे याद करवाया था, तो भला किस सलाहियत की नशोनुमा हुई है? कौन से लेवल पे बच्चा गया है? तो अफसोस का मकाम है कि वो इंफॉर्मेशन के लेवल पे चला गया हुआ है, या बड़ी हद है तो वो अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लेवल पे गया है, यानी लोएस्ट लेवल जो है हमारे दो, उन पे गया है। काम हाईएस्ट लेवल का कर रहा है। और ये क्रिएटिविटी जो है, ये कुछ लोगों के ख्याल में ये हाईएस्ट लेवल है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो चेंज हुई है अभी तक वो यही हुई है कि ब्लूम ने क्रिएटिविटी को 5वें नंबर पे रखा और 6ठे नंबर पे, यानी सबसे ऊपर एवेल्युएशन को रखा। और कुछ लोगों ने कहा नहीं, एवेल्युएशन 5वें नंबर पे है, वो पहले होती है और उसके बाद क्रिएटिविटी है। तो जो सबसे ज़बरदस्त काम था, जिसके साथ दुनिया को सहूलतें मिलती हैं, जिसके साथ दुनिया आगे बढ़ती है, जिससे दुनिया में लोगों की ज़िंदगियां आसान होती हैं, यानी तख्लीक से,
हमने बेड़ा गर्क कर दिया ना। हमने मेहनत तो बहुत करवाई, उस टीचर ने बहुत मेहनत करवाई, बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया सिखाया, लेकिन बच्चों को अमली ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं किया। उसने उनकी तख्लीकी सलाहियतों को कुंद कर दिया और वो बच्चे अब अमली ज़िंदगी में क्या बनेंगे? उनका जहन तो कभी खुल के तख्लीकी अंदाज से सोचेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो लकीर के फ़कीर बनाए हैं उसने। जो मैंने कह दिया वो करो, तो ये तो लकीर का फ़कीर है बच्चा जो है, जो सीखने वाला है। तो फिर वही यही होता है कि जब वो किसी काम पे जाता है तो अगले को कहता है जी आप बताएं मुझे कैसे करना है, तो उसको आता नहीं होता। और वो फिर जो उसको बताया जाता है उसी के ऊपर सारी ज़िंदगी रहता है, वो दाएं बाएं सोचता नहीं है। तो उससे उसकी ज़िंदगी जो है माली लिहाज से, इज़्ज़त के लिहाज से बहुत पीछे जाएगी, क्योंकि अमली ज़िंदगी में वही बंदा कामयाब होता है जो क्रिएटिव अंदाज से सोचता है, वही आगे निकल जाता है। अमली ज़िंदगी में फॉलोअर आगे कभी नहीं निकला, लीडर आगे निकलता है जो क्रिएटिवली सोचता है। तो फैसला कीजिए, आपने लीडर्स बनाने हैं कि फॉलोअर्स बनाने हैं। आप अपने बच्चों को माशरे में लीड करते हुए देखना चाहते हो, हर शोबे में एक्सेल करते हुए देखना चाहते हो, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, कि फॉलोअर? फैसला आपके हाथ में है, बच्चों की किस्मत आपके हाथ में है। आप चाहें तो उनको ज़मीन से उठा के आसमानों पे ले जाएं, और आप चाहें तो आसमानों से उठा के ज़मीन पे पटक दें। याद रखिएगा, बच्चा जब हमारे पास स्कूल में आता है 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, अल्लाह करीम ने उसमें ये 6 की 6 सलाहियतें जो हैं बदरजा उत्तम रखी होती हैं। आप 3 साल के बच्चे को देखें, वो अपनी राय भी दे रहा होता है, वो चीज़ों को कंपैरिजन भी कर रहा होता है, वो आपसे ढेरों ढेर क्रिएटिव क्वेश्चंस भी पूछ रहा होता है, इतने सवाल पूछता है कि आप थक जाते हैं, कहते हैं चुप भी कर जाओ। लेकिन जब वो स्कूल में आता है हम उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, उसको सिखा के कि ये मैंने सिखाया, बस इसी को तुमने फॉलो करना है, यही चीज़ हरफ़े आखिर है, यही चीज़ तुमने लिखनी है, ये बेस्ट है। बाबा ज़िंदगी इस तरह से नहीं गुजरेगी, इस तरह से बच्चे नशोनुमा नहीं पाएंगे, कामयाब नहीं होंगे अमली ज़िंदगी में। बच्चों को क्रिएटिव बनाना है तो फिर जो भी पढ़ाते हो बच्चे से पूछो इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। ये काम है, इसमें अगर आप तब्दीली करेंगे तो क्या करेंगे? ये पंखा है जो चल रहा है, इसके परों को अगर थोड़ा मोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ये जो कॉलर है ये अगर सीधा ऊपर को खड़ा है या गोल है, इसके कोने निकाल दें तो क्या होगा? चीज़ों में तब्दीलियाँ पैदा करना सिखाएं। जो टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं उसमें से क्रिएटिविटी निकालें, बच्चों के जहनों को खोलें, नए नए अंदाज से सोचना सिखाएं। उन्हें कहें कि ये पेन है, इसे लिखने का काम होता है, इसे और कौन कौन से काम लिए जा सकते हैं। सारी की सारी मिसालें मैं तालीम से जोड़ रहा हूँ। आप जो टॉपिक भी पढ़ाते हैं, जो टॉपिक भी पढ़ाएं, जौन सा भी आपका सब्जेक्ट है, उसमें आप क्रिएटिविटी लेके आएँ। आप इस्लामियत पढ़ा रहे हैं, वादा पूरा करने की बात है, तो पूछें कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें वादा पूरा करने से नुकसान हो रहा हो, तो हम उसमें क्या करेंगे। मैनर्स सिखा रहे हैं तो मैनर्स के हवाले से बात करें। खाने का सिखा रहे हैं तो खाने के हवाले से बात करें कि खाना ज़्यादा खाना है कि नहीं खाना, खाने को ज़्यादा बनाना है कि नहीं बनाना। मैं बहुत सारी जगहों पे देखता हूँ कि खाना इतना बनाया जाता है कि बाद में ज़ाया होता है। कौन सिखाएगा? ये आपने सिखाना है। जब आप ये सवाल करना और ये चीज़ें बच्चे को इस एंगल से, तख्लीकी एंगल से सिखाएंगे, तो वो अपने ही इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में तख्लीकी अंदाज से सोचेंगे और दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। क्रीम का जो मालिक है उसने 6 साल के अंदर अरबों रुपए कमाए और क्रीम उबर को बेच दी। पाकिस्तान में IBA एक अदारा है कराची में जो कि बिज़नेस का बेहतरीन अदारा है, सबसे टॉप का अदारा है और दुनिया में भी इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। वहाँ उसको बुलाया गया और उससे पूछा गया कि ये पैसा तुमने कैसे कमाया, कोई गुर की बात बताओ। तो उसने कहा कि आप अपने ही माहौल में देखें, जो प्रॉब्लम है उसका हल सोचें और उसका हल पेश करें, आप करोड़पति नहीं अरबपति बनेंगे। उसने कहा मैंने यही किया। मैं दुबई में था, दुबई में स्टॉप्स बने हुए हैं, आप उससे पहले किसी जगह पे भी किसी गाड़ी को खड़ा नहीं कर सकते, स्टॉप पे ही जाना पड़ेगा। अब ये स्टॉप जो है ये 1.5, 2, 3 किलोमीटर के फासले पे हैं। एक बंदा जब घर से निकलता है, या एक ख़तून को तसव्वुर कीजिए जिसका बच्चा बीमार है और उसने हॉस्पिटल लेके जाना है और वो निकली है, दोपहर का वक़्त है, 2 बजे का, इंतहाई गर्मी होती है दुबई में।
तो उसने अब निकलना है अपने घर से, कोई आधा किलोमीटर चल के उसने सड़क पे आना है, और फिर उसने 1.5 किलोमीटर चल के वहाँ पे पहुँचना है स्टॉप पे, और फिर वेट करना है किसी टैक्सी का या बस का। कितना टाइम लगा। ज़िंदगी बच्चे की जो है वो दाव पे है। गर्मी बेतहाशा है, बच्चे को उठा के चलना बहुत मुश्किल है एक माँ के लिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी दुबई में, और करीम ने हल कर दी। करीम ने ऐप बनाई। अब वो जितनी देर में बच्चे को पकड़ के तैयार होती है, उतनी देर में बाहर टैक्सी उसके दरवाजे पे खड़ी है। दुनिया को कितनी आसानी मिली। और ये आइडिया बिका कितना कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लीट जो था वो करीम के पास था कारों का, जबकि उसकी अपनी कोई कार ही नहीं थी। बताने का मकसद ये है कि जब आप तख्लीकी अंदाज से सोचते हो और मसाइल का हल पेश करते हो, तो दुनिया जहान की दौलत, इज़्ज़त, शोहरत आपके कदमों के नीचे है। अपने बच्चों को हमने ऐसा बनाना है। अब आइए आखिरी स्टेप पे, एवेलुएशन। एवेलुएशन में आपने ये फ़ैसला करना होता है कि जो क्रिएटिविटी हमने की है, जो चीज़ हमने बनाई है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कदरों कीमत क्या है, वो कितने में हमको पड़ी है, और ये बिकेगी भी कि नहीं बिकेगी, इसका कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। आप एक जजमेंट देते हो, आप एक थ्योरी पढ़ाते हो, उसके मतलब सोचते हो, गौर व फिक्र करते हो, और फिर एक फ़ैसला करते हो कि इसकी वैलिडिटी क्या है, ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी कितनी है, ये मुनासिब भी है कि नहीं, और फिर उस पर यकीन मैंने करना है कि नहीं करना है। दो आइडियाज़ का जब आप कंपैरिजन कर लेते हो, उनके बारे में सोच लेते हो अच्छी तरह से, तो फिर फैसला करते हो मैंने किस आइडिया को अपनाना है। आप अपने बिलीफ्स के बारे में जो चीज़ें रखते हो, आप जो फ़ैसले करते हो मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ के बारे में, इक़दार के बारे में, वो किसी भी जो कोई भी चीज़ आप जो पढ़ाते हैं उसके बारे में जो आप फिर एक राय कायम करते हैं, हतमी राय, नतीजा निकालते हैं, निचोड़ निकालते हैं, जैसे समरी करना है। तो जब आप समरी कराते हैं बच्चे को, तो असल में आप निचोड़ निकाल देते हैं। एक कहानी सुनाते हैं तो आप उसका मॉरल निकलवाते हैं, तो आप निचोड़ निकाल रहे हैं, आप एवेल्युएट कर रहे हैं। एवेल्यूशन में आप हर एंगल से, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट से चीज़ों को देखते हैं, तो एवेल्यूएशन हो रही है। और गौर कीजिए, ये मॉरल जो था स्टोरी का, ये हम खुद निकालते थे कि टीचर निकाल के दे देता था। और सोचिए अगर हम खुद निकालते तो हमारी ज़हनी सलाहियतें कैसी डेवलप होती, और जब टीचर ने हमें बता दिया एक स्टोरी का मॉरल, तो वो हमें किस लेवल पे ले गया। मेहनत उसने पूरी कराई, ईमानदारी से मेहनत कराई। आउटपुट क्या है कि बच्चे की जो अच्छी ज़हनी सलाहियत थी, जो अल्लाह की तरफ से वो लेके आया था इस दुनिया में, उसको हमने ख़त्म कर दिया और उसको लोएस्ट लेवल पे ले आए, यानी आसमान से उठाया और ज़मीन पे पटक दिया बच्चे को। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप जब भी कोई स्टोरी सुनाएं, बच्चे से पूछें क्या निचोड़ निकालते हो, और एक से ज़्यादा निचोड़ भी निकलवाया करें। और ये स्टोरी लिखना भी क्रिएटिव काम है। तो देखिए स्टोरीज़ जितनी भी हैं, अच्छा ये लेसन क्या होता है, सबक जिसको हम कहते हैं। जो लेसन भी आप पढ़ाएं उसमें से एक सबक नहीं, 2-3 सबक ज़रूर निकलवाया करें जो ज़िंदगी के लिए हों। लेसन का मतलब है कि जो मवाद आपने पढ़ा उसमें से एक बच्चे ने कोई सबक सीखा है जो उसकी अमली ज़िंदगी में उसको फ़ायदा देगा। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि जो भी लेसन पढ़ाएं आप, उसका कोई ना कोई सबक निकलवाया करें। ये लेसन जो है ये बड़ा बामानी लफ्ज़ है, मफ़हूम वाला, अच्छे मफ़हूम वाला लफ्ज़ है। तो जब ये फ़ैसला करेंगे हम इस पेन के बारे में कि इसमें जो हम चेंजेस लेके आए या सोच रहे हैं और चेंजेस लाएंगे, मसलन चेंज ये लाए, तिमनत ने बताया, मैंने सोचा कि हम इसमें इसकी स्याही में अत्तर का गुलाब का जो अत्तर है वो शामिल कर देते हैं थोड़ा सा, ये ज़्यादा चले। इसमें हमारे पैसे लगे 3 रुपये। अब इसे चला तो ज़्यादा, लेकिन इसकी रोशनाई जो थी वो कम हो गई, इसकी फ्लुएंसी कम हो गई। तो हमने क्रिएटिविटी तो कर ली, लेकिन जब निचोड़ निकाला तो पता चला इस क्रिएटिविटी के बाद इसकी जो कीमत है वो 10 से 15 रुपये हो गई है। और कारदगी में इजाफा तो ये हुआ कि ये 10 किलोमीटर की बजाय 12 किलोमीटर चला है, लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी नीचे आई है। और हमने सारे पहलुओं का जब जायज़ा लिया, वैल्यूएट किया, तो पता चला ये नहीं बिकेगा, क्योंकि कीमत ज़्यादा बड़ी है, फ़ायदा कम हुआ है और थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है क्वालिटी में। तो जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं
तो ये क्या है, एवेलुएशन है। तो एक पेन के साथ आप याद रखिएगा, इस पेन के साथ मुंसलिक करके सारे के सारे स्टेप्स पेन के ऊपर कुछ लिखवा लेंगे तो ये मजमूनवी सी भी होगी, क्रिएटिविटी ये भी हो सकती है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मोहतरम असातिज़ा कि जो भी पढ़ाएं, जो टॉपिक भी पढ़ाएं, आप बच्चों से सादा सादा सा सवालात कुछ कीजिए, उसके बाद कुछ कहानी लिखवा लीजिए, उन्हें कहीं कुछ जुमले इसके मतलब बताइए, उनसे कहीं कुछ फ़ायदे इसके बता दीजिए, कुछ नुकसानात बता दीजिए, इसको हम किस किस सिचुएशन में इस आइडिया को इस्तेमाल करेंगे, इस आइडिया में अगर आप तब्दीली करते हैं तो क्या करेंगे। तब्दीलियाँ करवाइए बच्चे से, बच्चा क्रिएटिव हो जाएगा। नए नए यूजेस पूछिए, हर चीज़ के नए नए यूजेस पूछिए, क्रिएटिविटी होगी और लर्निंग बड़ी फास्ट होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप किसी भी फल के यूजेस बच्चों से पूछिए, आपके इल्म में इजाफा होगा, बच्चों के पास बहुत सारा इल्म होगा। और हम जब लिखवा देते हैं और फिर याद करवा देते हैं और बच्चे को इस तरह की बातें पूछते नहीं, उससे निकलवाते नहीं, उसकी क्रिएटिविटी की, एवेलुएशन की, एनालिसिस की सलाहियतों की नशोनुमा नहीं करते, तो यकीन कीजिए फिर हमारी दुनिया में हमारा कोई मकाम नहीं बन सकता। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और आप भी अमीर हो जाएं, आपकी नस्लें अमीर हो जाएं, तो कोई एक नोकिया ही निकलवा दीजिए। एक नोकिया फिनलैंड ने निकाला था और दुनिया के 80% लोगों के पास नोकिया था। हाँ, उसके साथ बाद में क्या हुआ कि उस जो नई क्रिएटिविटी आई उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से नोकिया बहुत पीछे रह गया। तो दुनिया क्रिएटिविटी की है। ये जिस मोबाइल पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है उसका नया वर्जन 3.25 लाख रुपए का है। क्यों? उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो किसी और मोबाइल में नहीं है। तो दुनिया क्रिएटिविटी की कीमत देती है। मेरी ख्वाहिश है आप मेरे बच्चों को क्रिएटिव बनाइए, एवेल्यूएशन की सलाहियत से माला माल कीजिए, एनालिसिस की सलाहियत उनमें डेवलप कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल हमारा है। शुक्रिया। सर, बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा करने के मज़ीद तरीके बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो बच्चों को सिखाया जाए, बताया जाए कि क्रिएटिविटी होती क्या है। तो सादा लफ्ज़ में बताना है कि कोई भी नया अंदाज़, नई चीज़ जो मुफीद हो वो डेवलप करना, पुरानी चीज़ को बेहतर करना, ये क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आसमान से उतरी है या कोई बहुत ख़ास लोग ही कर सकते हैं। दुनिया का हर इंसान क्रिएटिव हो सकता है, वो किसी भी शोबे में क्रिएटिविटी हो सकती है। तो मेक द थिंग्स ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स, कि उन्हें ये काम बहुत मुश्किल ना लगे, आसान लगे। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था मैं समझता था क्रिएटिविटी तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो बहुत ही कोई ख़ास लोग होते होंगे जो करते होंगे। समझे, बच्चों के लिए ये चीज़ आसान बनाइए, उन्हें समझा दीजिए और फिर बच्चों से कहिए कि कोई भी चीज़ है आपने उसके अनयूजुअल यूजेस बताने हैं। मसलन ऐसे यूजेस जो कि गैर मुतवक्को हों, अजीब हों, आम कॉमन ना हो। कोई भी चीज़, जो भी लेसन में चीज़ आती है, कोई मादी चीज़ है, गैर मादी तस्वुर है, कुछ भी, तो आप उसके इस्तेमालात पूछिए, ऐसे इस्तेमालात जो नए हों, बिल्कुल हट के हों। फिर जो एक टेक्निक हमारी एक साथी ने बताई मुझे और बड़ी शानदार है कि आप जो भी लेसन पढ़ा रहे हैं उसमें से बच्चे से पूछिए कि कौन कौन से नए आइडियाज़ जो हैं वो आप इसमें दे सकते हैं, कौन सी नई चीज़ें इसमें शामिल कर सकते हैं, इसमें क्या तब्दीलियाँ कर सकते हैं। तो उससे भी जो है बड़ा फ़ायदा होगा। बच्चे नए नए सवालात बनाएं, सिर्फ वो सवालात नहीं जो पीछे लिखे हुए हैं, नहीं, खुद से। और उन्हें कहें कि ये मटेरियल तो आपके सामने है लेसन की सूरत में, लेकिन इससे मिलता जुलता जो कोई क्वेश्चन है वो भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल जो इससे थोड़ा सा मिलता हुआ लेकिन हट के भी हो। तो इर्द गिर्द की जो अशिया हैं, क्लासरूम की डेकोरेशन है, क्लासरूम की सेटिंग है, उसको तब्दील करवाएं बच्चों से। कोई सिचुएशन दे दीजिए, कोई सिचुएशन अगर लेसन में आ गई है तो आप बच्चे से पूछें कि इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद में क्या होगा। सबक को रोक दें वहाँ पे, जो करैक्टर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं। कोई तस्वीर दिखा सकते हैं बच्चे को और ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। बच्चे बहुत क्रिएटिव होंगे। कोई भी तस्वीर किसी भी किस्म की, और किताबों में तस्वीरें मौजूद होती हैं, तो सिर्फ तस्वीर दिखानी है, लेसन नहीं पढ़ाना। तस्वीर दिखा के आपने पूछना है इसमें कौन कौन से करैक्टर्स हैं और वो क्या सोच रहे हैं, इस वक्त तस्वीर में क्या हो रहा है, इससे पहले क्या हो चुका है और अब आगे क्या होगा।
तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें बच्चों की क्रिएटिविटी जो है वो एनहांस हो रही होगी। बच्चों से स्टोरीज़ लिखवाइए। स्टोरीज़ जो मैं समझता हूँ सुनाना, सुनना, लिखना ये बहुत क्रिएटिव काम है और ये दुनिया में सबसे सस्ता तरीका मुझे लगता है जहानत को और क्रिएटिविटी को बढ़ाने का। बच्चियाँ जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, फीमेल गर्ल्स जो हैं वो उनसे डिज़ाइनिंग करवाइए। वो शौक़ से भी करती हैं, उनकी रेंज भी है और उनके आइडियाज़ भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ये डिज़ाइनिंग जो है वो लड़कों की भी हो सकती है, सूट्स की, लड़कियों के सूट्स की भी। नई नई डिज़ाइन होने कि जी ऐसा डिज़ाइन आपने करना जो पहले ना देखा हो, आपने किसी ने भी ना पहले देखा हो। फिर नए अंदाज से चलना, नए अंदाज से उठना, नए अंदाज से बैठना, नए अंदाज से बात करनी, नए नए अंदाज से हट के, ठीक है। और आप देखिएगा बड़े बच्चे खुश होंगे ये काम करते। क्रिएटिविटी याद रखिए बड़ी शानदार चीज़ है। इंसान की जब सलाहियतें जो हैं वो नशोनुमा पाती हैं, डेवलप होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, ऐसी सलाहियतें जो पहले इस्तेमाल ना हुई हों, तो बच्चा क्या, मेरे जैसे इंसान भी जो हैं वो बहुत एंजॉय करते हैं। पेंटिंग्स जो हैं बच्चों से बनवाई जा सकती हैं। अच्छा, स्कूल की, क्लास की, बच्चों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनके सामने रखिए। अपनी प्रॉब्लम्स भी आप रख सकते हैं बगैर नाम लिए किसी टीचर का, कि जी किसी स्कूल में ये प्रॉब्लम है, तो आप उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बच्चों से निकलवाइए। तो ये डायरेक्ट जो है ना जी क्रिएटिविटी होगी, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये जहानत की सबसे बड़ी निशानी समझी जाती है। जो इंसान प्रॉब्लम सॉल्वर है वो सबसे सही समझा जाता है। अगर एक सिंगल करैक्टरिस्टिक की बुनियाद पे देखा जाए चीज़ों को, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है वो जहानत और क्रिएटिविटी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो आप प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने रखिए और उनकी क्रिएटिविटी को डेवलप कीजिए। थैंक यू। मोहतरम टीचर्स, अब आपका काम ये है कि आपने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ब्लूम टेक्सोनोमी के हवाले से, आपने उनको ध्यान से देखना है और जो भी आप पढ़ा रहे हैं लेसन्स उनको अलाइन करना है इन 6 स्टेप्स के साथ, 6 ज़हनी सलाहियतों के साथ। और जब भी आप प्लान करेंगे पढ़ाने को, तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे सवालात बच्चों से किए जाएं जो हायर लेवल के हैं। तो ऐसे सवालात भी बना के अपने हेड को दिखाइए। और ये तो बड़ा मुख्तसर सा जायज़ा था, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन थी छोटी सी ब्लूम के मतलब, लेकिन आप जब थारली पढ़ेंगे तो आप और ज़्यादा सीखेंगे इंशाल्लाह। ये फिंगर टिप्स पे आपके होनी चाहिए। मैं अगर कहीं पे भी विज़िट करूँगा तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं आपसे पूछूँ, क्योंकि अगर किसी को ये पता ही नहीं होगा कि ये 3 आला किस्म की जहानतें कौन सी हैं, कौन से सवालात डालेंगे, कौन से सवालात बच्चे से करेंगे तो उनकी ये आला सलाहियतें जो हैं वो नशोनुमा पाएंगी, तो फिर तालीम कैसी होगी। तो मैं क्वालिटी की तालीम चाहता हूँ। लर्निंग जोन का जो मिशन और मोटो है वो क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये मुझे क्वालिटी एजुकेशन चाहिए आपसे। थैंक यू।